हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का गुरु एकेडमी के एप्लीकेशन पर। आशा करता हूं कि आप सब बहुत ही अच्छे हैं। एक बार जल्दी से आज के अपने इस प्यारे से सेशन में जुड़ेंगे। हम रोजाना बातें करते हैं भारतीय अर्थव्यवस्था के बारे में, और इसी भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए आज जो हमारी क्लास है क्लास नंबर 4। क्लास नंबर 4 में आप लोग आज मेरे साथ बातें करेंगे महत्वपूर्ण क्वेश्चन की। हम लोग पिछली क्लास में इकोनॉमिक्स का बैंकिंग टॉपिक कर रहे थे, और उसी बैंकिंग टॉपिक से कुछ बातें और बचती हैं। उन बातों को आज की इस क्लास में कंप्लीट करेंगे। तो शुरुआत करेंगे बिना देरी किए हुए प्रथम क्वेश्चन से। ये रहा हमारा प्रथम क्वेश्चन। पूछा गया फिक्स डिपॉजिट बैंकों द्वारा प्रदान किया जाने वाला एक वित्तीय साधन है जिसे डैश के नाम से भी जाना जाता है। अभी एक शब्द है बैंक डिपॉजिट। डिपॉजिट यानी कि जमा। एक शब्द है, क्या है? तो आप लोग बोलेंगे बैंक डिपॉजिट। बैंक डिपॉजिट एक शब्द है, इसका अर्थ क्या है? तो इसका अर्थ है बैंक जमा। बैंक जमा। अब ये जो बैंक डिपॉजिट है ये कितने प्रकार का? तो आप लोग बोलेंगे बैंक डिपॉजिट दो प्रकार का है। बैंक डिपॉजिट दो प्रकार का है। एक है टर्म डिपॉजिट। टर्म डिपॉजिट या आप इसी को बोलते हैं टाइम डिपॉजिट। टर्म डिपॉजिट या इसी को आप लोग टाइम डिपॉजिट के नाम से भी जानते हैं। डिमांड डिपॉजिट यानी मांग जमा। डिमांड डिपॉजिट की मांग जमा। इस मांग जमा के अंदर क्या आता है, और इस टाइम डिपॉजिट या टर्म डिपॉजिट के अंदर क्या आता है? तो मांग जमा में वो पैसा है जो आप लोग कभी भी बैंक से निकाल सकते हैं। जो पैसा कभी भी किसी भी समय बैंक से निकाला जा सकता है, किसी भी समय बैंक से निकाला जा सकता है, वो पैसा कैसा है? किसी भी समय बैंक से निकाला जा सकता है, वो कैसा पैसा है? तो आप लोग बोलेंगे वो है डिमांड डिपॉजिट। अभी डिमांड डिपॉजिट के कुछ एग्जाम्पल, अगर एग्जाम्पल की बात करूं तो आपका सेविंग अकाउंट। सेविंग अकाउंट कैसा डिपॉजिट है? तो आप लोग बोलेंगे डिमांड डिपॉजिट है सेविंग अकाउंट। आप इसमें से कभी भी पैसा निकाल सकते हैं। बैंक में आपका सेविंग अकाउंट है और आप उसमें से कभी भी पैसा निकाल सकते हैं, तो इसी कारण उसको हम लोग सेविंग अकाउंट बोलते हैं। एक अकाउंट है करंट अकाउंट। करंट अकाउंट आप जितनी चाहें उतनी ट्रांजैक्शन कर सकते हैं करंट अकाउंट के अंदर। इसमें ट्रांजैक्शन के लिए एक लिमिट सेट की गई है, लेकिन करंट अकाउंट में ट्रांजैक्शन के लिए कोई लिमिट नहीं होती। अब इसके बाद टर्म डिपॉजिट यानी टाइम डिपॉजिट क्या होता है? तो आप लोग सांविधिक जमा या फिर समय जमा के बारे में याद रखेंगे कि भाई ये जो समय जमा है ये ऐसा पैसा है जिसको आप लोग समय देकर ही निकाल सकते हैं। ऐसा पैसा जिसको निश्चित समय पर निकाला जा सकता है, जिसको निश्चित समय पर निकाला जा सकता है, समय पर निकाला जा सकता है, वो पैसा कैसा है? तो आप बोलेंगे ये टर्म डिपॉजिट है या टाइम डिपॉजिट है। ठीक है, और इसी से हमारा ये क्वेश्चन बना हुआ है। क्वेश्चन पूछा गया है कि भाई फिक्स डिपॉजिट बैंकों द्वारा प्रदान किया जाने वाला एक वित्तीय साधन है जिसे टर्म डिपॉजिट के नाम से भी जाना जाता है। टर्म डिपॉजिट या टाइम डिपॉजिट के नाम से भी जाना जाता है। तो इसका एक एग्जांपल और है। एक तो एग्जांपल आपको पता चल गया एफडी। एफडी यानी कि फिक्स डिपॉजिट, आपको 1 साल के लिए एफडी करानी है, 2 साल के लिए एफडी करानी है। एक है पीएफ, प्रोविडेंट फंड। इसके लिए भी समय निर्धारित होता है। ये समय के साथ ही ये पैसा आप लोग निकाल सकते हैं। ये एग्जाम्पल है किसके? टाइम डिपॉजिट के, टर्म डिपॉजिट के। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। संकीर्ण मुद्रा के रूप में जाना जाता है M1 और M2, M2 और M4, M3 और M2, M1 और M4। संकीर्ण मुद्रा। अभी आप लोग मुद्रा के 4 प्रकार पढ़ेंगे। कौन कौन से हैं? तो आप लोग बोलेंगे M1, M2, M3 और M4। M1, M2, M3 और M4। सीधे सीधे जो क्वेश्चन आते हैं वो क्या क्या है? तो इसके बारे में याद रखेंगे। लेस लिक्विडिटी, सबसे लेस लिक्विडिटी किस पैसे को बोला जाता है? तो आप लोग बोलेंगे M4 को। लेस लिक्विडिटी यानी कम तरलता। सीधा क्वेश्चन पूछता है कम तरलता कौन सी मुद्रा के अंदर? तो आप लोग बोलेंगे M4 के अंदर। फिर पूछता है ब्रॉड करेंसी, ब्रॉड मनी। ब्रॉड मनी यानी कि व्यापक मुद्रा। व्यापक मुद्रा किस मुद्रा को बोला जाता है? तो आप लोग बोलेंगे व्यापक मुद्रा M3 को बोला जाता है। फिर आपसे पूछेगा नैरो करेंसी या संकीर्ण मुद्रा। संकीर्ण मुद्रा और सबसे तरल मुद्रा कौन सी है? तो आप लोग बोलेंगे सबसे तरल M1।
सबसे तरल का भी क्वेश्चन पूछा गया है और संकीर्ण मुद्रा का भी, दोनों का आंसर क्या होगा, M1 होगा। अभी संकीर्ण मुद्रा में एक तो M1 हो गया और एक M2, ये दोनों को मिलाकर क्या बोला जाता है, संकीर्ण मुद्रा के रूप में जाना जाता है। इनमें कौन सा पैसा आता भाई, M1 M2 M3 M4 में, तो ये बार बातें कर लेते हैं। M1 में वो पैसा आता है जो जनता के पास, जनता का पैसा, जनता के पास जितना भी पैसा है वो सारा M1 का पैसा है, प्लस बैंक में जो डिमांड डिपॉजिट है, बैंक का डिमांड डिपॉजिट यानी डीडी, एक डिमांड ड्राफ्ट है एक डिमांड डिपॉजिट है, ये वो पैसा है जो सेविंग अकाउंट में है और करंट अकाउंट में है, इसको मिलाकर ही क्या बोला जाता है, तो आप लोग बोलेंगे M1 बोला जाता है। M2 क्या है, M1 एक तो हमारा M1 में कौन सा पैसा है, जनता का पैसा, बैंक का डीडी, प्लस में जो बैंक है उस डाकघर है, डाकघर के अंदर जो डिमांड डिपॉजिट रखा है, डाकघर का डिमांड डिपॉजिट, डाकघर का डीडी, डाकघर में भी तो ऐसा पैसा है तो लोगों ने जमा कर रखा है, उस सारे को मिलाकर क्या बोला जाता है, M2। M3 क्या होता है भाई, M3 में M1 प्लस में डाकघर का डीडी प्लस बैंक का डिमांड डिपॉजिट भी और टर्म डिपॉजिट भी, डिमांड डिपॉजिट और टर्म डिपॉजिट, इन दोनों को मिला करके क्या कहलाता है, M3। ठीक है, मेनली क्वेश्चन आपको क्या देखने को मिलेगा कि सबसे तरल मुद्रा कौन सी है, या सबसे कम तरल मुद्रा कौन सी है, या संकीर्ण मुद्रा कौन सी है, या व्यापक मुद्रा कौन सी है, आपको इन क्वेश्चंस के जवाब देने होते हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर आपको पता चलेगा होगा। ये M1 M2 M3 M4 का कंसेप्ट यहीं पर कंप्लीट हो जाता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। IFSC का पूर्ण रूप है, आप लोग जब बैंक में खाता खुलवाते हैं तो बैंक की कॉपी के अंदर एक IFSC कोड, इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम कोड होता है। उस इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम कोड में आप लोग कितने शब्द देखते हैं, एक तो फुल फॉर्म याद रखेंगे, इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम कोड, भारतीय वित्तीय प्रणाली के अंदर या भारतीय वित्तीय प्रणाली कोड। अब इस IFSC कोड के अंदर कितने शब्द होते हैं, तो आप लोग बोलेंगे इसके बिल्कुल बीच में एक जीरो होती है और एक तरफ 4 अक्षर होते हैं और एक तरफ 6 अक्षर होते हैं, 6 4 10 और 1 11, यानी टोटल कितने अंक होते हैं, तो आप लोग बोलेंगे टोटल अंकों की संख्या है 11। IFSC कोड में 11 अंक होते हैं, जिसमें 4 पहले होते हैं, फिर 0 होता है और बाद में 6 होते हैं। जो 4 ये अंक है ये न्यूमेरिकल भी हो सकते हैं और अल्फा भी हो सकते हैं। न्यूमेरिकल यानी 1 2 3 4, या अल्फा भी हो सकती है यानी ABCD, दोनों में से कुछ भी हो सकता है। शुरू के 4 में भी और पीछे के 4 में भी अल्फा प्लस न्यूमेरिकल दोनों देखने को मिलते हैं। फिर क्वेश्चन क्या पूछा इससे कि जो शुरू के IFSC कोड के शुरू के 4 अंक हैं वो किसको दर्शाते हैं, तो आप लोग याद रखेंगे ये दिखाते हैं बैंक कोड को, बैंक का जो कोड होता है उस बैंक कोड को दर्शाते हैं क्या, तो आप लोग बोलेंगे शुरू के 4 अक्षर। इसके बाद जो बाद के 4 अक्षर है वो किसे दर्शाते हैं, तो आप लोग बोलेंगे ब्रांच कोड, कि ये ब्रांच कहां पे है। ब्रांच कोड को बाद के 6 अक्षर दर्शाते हैं, शुरू के 4 अक्षर बैंक कोड को और बाद के 6 अक्षर ब्रांच कोड को। बीच में 0 कंफर्म है, सभी IFSC कोड के अंदर बीच में 0 देखने को मिलेगी, यानी 4 के बाद। इसके बाद ऐसा ही एक शब्द पढ़ते हैं MICR, मैग्नेट इंक, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर, MICR, ये भी बैंक की कॉपी में आपने देखने को मिलेगा। अब इस MICR में कितने अंक होते हैं, तो आप लोग बोलेंगे 9, लेकिन ये 9 अंक 3 में विभाजित होते हैं। शुरू में 3 होते हैं, फिर 3 बाद में होते हैं, फिर 3 लास्ट में होते हैं, यानी 3 3 6 और 3 9, टोटल 9 अंक होते हैं MICR कोड में। जो शुरू के 9 अंक है वो किसे दर्शाते हैं, तो ये सिटी का कोड बताते हैं कि किस सिटी में बैंक है, सिटी कोड। फिर बीच वाले 3 किसे दर्शाते हैं, तो आप लोग बोलेंगे बैंक कोड को, बीच वाले 3 बैंक कोड को दर्शाते हैं। लास्ट वाले 3 किसे दर्शाते हैं, तो आप लोग बोलेंगे ये ब्रांच कोड को दर्शाते हैं, ब्रांच कोड। ये बातें आप लोग MICR से भी याद रखेंगे, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर से। MICR और IFSC दोनों से क्वेश्चन आते हैं, दोनों के बारे में इतने ही क्वेश्चन जितने मैंने कराए हैं। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। एक शब्द आया NPA, फुल फॉर्म बहुत ज्यादा पूछी जाती है इकोनॉमिक्स के क्षेत्र में, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में सबसे ज्यादा रोल जो है वो फुल फॉर्म्स का है। बैंकिंग शब्दावली में NPA का पूर्ण रूप है, NPA यानी कि नॉन परफॉर्मिंग एसेट। नॉन परफॉर्मिंग यानी जो परफॉर्म नहीं कर रहा। कब से परफॉर्म नहीं कर रहा, सरकार क्या करती है, बैंक है हमारे पास पैसा लेते हैं, अपने बैंक में जमा कराते हैं और बाद में उस पैसे को किसी को लोन पर देते हैं, उससे लोन वसूलते हैं और हमें 2% का ब्याज दे देते हैं। इस तरीके से बैंक काम करता है।
अब बैंक ने पैसा दिया लेकिन 90 दिन तक उस पैसे पर कोई पैसा नहीं मिला। 90 दिन तक जब उस पैसे का ब्याज नहीं आता, जब उस पैसे से पैसा नहीं आता, उस पैसे से पैसा नहीं आता, तो उसको सरकार क्या मान लेती है? उसको नॉन परफॉर्मिंग एसेट मान लेता है। वो बैंक उसको एनपीए में घोषित कर देता है, यानी नॉन परफॉर्मिंग एसेट। इस तरीके से आप लोग एनपीए याद रखेंगे। अभी ऐसी फुल फॉर्म और भी है, आपको एक फुल फॉर्म बहुत ज्यादा कंफ्यूज करेगी, आईसीआईसीआई। आईसीआईसीआई बैंक, ये फुल फॉर्म लगभग 4 से 5 बार क्वेश्चन में देखने को मिली, और फुल फॉर्म के अंदर ही ऐसी दे देता कि हमें पता नहीं चलता, लेकिन आप लोग इसकी फुल फॉर्म याद रखेंगे। इसकी स्थापना हुई थी साल 1955 में, 1955। इसकी फुल फॉर्म है इंडस्ट्रियल क्रेडिट इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। ये इस बैंक की फुल फॉर्म है, आप लोग याद रखेंगे। इसकी स्थापना 1955 में हुई थी, और आईसीआईसीआई की फुल फॉर्म पूछी गई है एग्जाम के अंदर, इसीलिए मैंने लिखवाया, थोड़ी सी कंफ्यूजिंग है। इसके अलावा और किस बैंक की? एक क्वेश्चन है आईडीबीआई। आईडीबीआई की भी फुल फॉर्म पूछी गई, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। इसकी भी पूछी गई है। आईएफसीआई भी पूछी गई है, एक बैंक है आईएफसीआई। इसकी स्थापना तो 1948 में होगी थी, लेकिन आप लोग याद रखेंगे इंडस्ट्री फाइनेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। इंडस्ट्रियल फाइनेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। इसकी भी एग्जाम के अंदर पूछी गई। ठीक है, ये बैंक है, इनका बेसिकली काम क्या है? इंडस्ट्री के लिए पैसा देना। लेकिन इंडस्ट्री अगर 90 दिन तक उस पैसे को नहीं दे पाती है, तो वो क्या बन जाता है? नॉन परफॉर्मिंग एसेट, यानी वो एनपीए घोषित हो जाता है बैंक के द्वारा। अगला देखेंगे, भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक, सिडबी, बहुत इंपॉर्टेंट है, स्मॉल इंडस्ट्री डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। सिडबी की स्थापना पूछी गई इसके अंदर, लेकिन आप लोग इसके साथ साथ कुछ और बैंक भी याद रखेंगे। सिडबी की स्थापना जल्दी से मेरे को कमेंट सेक्शन में बताएंगे, तब तक मैं आपको बताता हूं कि भारत के और कौन कौन से बैंक है। जैसे एक बैंक है एग्जिम बैंक, इसकी स्थापना तो हुई थी 1982। इसकी फुल फॉर्म क्या है? तो आप लोग बोलेंगे एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक। इसकी स्थापना कब हुई थी? तो आप लोग बोलेंगे 1982 में। यानी इंपोर्ट एक्सपोर्ट के लिए एक बैंक बना रखा है, उसका नाम क्या है? एग्जिम बैंक। एक संस्था है आईआरडीए। सबसे पहले याद रखेंगे इसकी स्थापना कब हुई थी? साल 2000 के अंदर। आईआरडीए यानी इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी। इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी की स्थापना कब हुई थी? साल 2000 में। ये क्या करता है? जितनी भी ये बीमा नियामक कंपनियां हैं, इन सभी को कंट्रोल करता है। जैसे एक संस्था एलआईसी, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन, आपने एलआईसी के बारे में सुना होगा, इसीलिए मैं इसका एग्जांपल ले रहा हूं, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन। अब ये एलआईसी के बारे में ऐड भी आता है, जीवन के साथ भी जीवन के बाद भी। इसकी स्थापना हुई थी साल 1956 में। इसका हेडक्वार्टर है मुंबई के अंदर। हेडक्वार्टर कहां पे है? मुंबई के अंदर है। किसका है? तो आप लोग बोलेंगे मुंबई के अंदर हेडक्वार्टर है एलआईसी, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन का। अब ये जो एलआईसी है, ये किसके अंडर में कार्य करती है? तो आप लोग बोलेंगे इरडा के अंदर में। अच्छा, एक बैंक बहुत इंपॉर्टेंट है, सिडबी के बारे में याद रखेंगे। 1990 में सिडबी की स्थापना हुई थी, स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। अभी एक बैंक है यूटीआई यानी यूनियन ट्रस्ट ऑफ इंडिया। यूटीआई बैंक एग्जाम के अंदर क्यों पूछा गया? क्योंकि इस बैंक की स्थापना हुई थी साल 1964 में, 1964। लेकिन साल 2007 में इस यूटीआई बैंक का नाम चेंज कर दिया गया
अब इसका नाम क्या है तो आप लोग बोलेंगे एक्सिस बैंक। एक्सिस बैंक। जब कोई व्यक्ति सरकारी नौकरी लगता है तो उसका एक्साइज बैंक में, एक्सिस बैंक में खाता खुलता है। तो ये याद रखेंगे आप लोग, यूटीआई यूनियन ट्रस्ट ऑफ इंडिया, इसकी स्थापना साल 1964 में हुई थी। इसका 2007 में नाम चेंज कर दिया, अब क्या है, एक्सिस बैंक। आगे बढ़ते हैं। मुद्रा का फुल फॉर्म है, मुद्रा बैंक है। मुद्रा बैंक किसको ऋण देता है, ये क्या करता है, ये लोन देता है। क्या करता है, लोन प्रोवाइड करता है। लोन यानी कि ऋण, ऋण प्रोवाइड करता है। और ये ऋण किसको प्रोवाइड करता है तो आप लोग बोलेंगे एमएसएमई सेक्टर को। एमएसएमई सेक्टर को ऋण प्रोवाइड करता है क्या तो आप लोग बोलेंगे मुद्रा। मुद्रा बेसिकली एक बैंक है, इसकी फुल फॉर्म है माइक्रो यूनिट्स डेवलपमेंट एंड रीफाइनेंस एजेंसी। माइक्रो यूनिट्स डेवलपमेंट एंड रीफाइनेंस एजेंसी किसका पूर्ण नाम है तो मुद्रा का पूर्ण नाम है। अब इस मुद्रा से क्या क्या क्वेश्चन आते हैं। क्वेश्चन पूछता है मुद्रा कितने प्रकार के ऋण देता है, तो आप लोग आंसर देंगे 3 प्रकार के ऋण देता है। इन 3 प्रकार के ऋणों के नाम है, जैसे पहले वाले का नाम है शिशु ऋण, शिशु ऋण। दूसरे वाले का नाम है किशोर ऋण, किशोर ऋण। तीसरे वाले का नाम है तरुण ऋण, तरुण ऋण। ये 3 प्रकार के ऋण देता है मुद्रा बैंक। शिशु ऋण में कितने रुपए उधार देता है तो आप लोग बोलेंगे 50,000 रुपए तक की जो राशि है वो 50,000 रुपए तक की राशि शिशु ऋण में काउंट होती है। किशोर ऋण में 50,000 रुपए से लेकर 50,000 रुपए से लेकर 50,000 रुपए से लेकर और 5 लाख रुपए तक की जो राशि है, 5 लाख रुपए तक की राशि है, उसको किस में काउंट करते हैं तो आप लोग बोलेंगे किशोर ऋण। तरुण ऋण में कितनी आती है तो आप लोग बोलेंगे 5 लाख से लेकर 5 लाख से 10 लाख तक की जो राशि है, 10 लाख तक की राशि किस में आती है तो आप लोग बोलेंगे तरुण ऋण में आती है। ये तीनों ऋण किसके द्वारा दिए जाते हैं तो मुद्रा बैंक के द्वारा। मुद्रा की फुल फॉर्म क्या है, माइक्रो यूनिट्स डेवलपमेंट एंड रीफाइनेंस एजेंसी। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। भारत में दशमलव प्रणाली की शुरुआत कब की गई या दशमलव प्रणाली कब शुरू की गई। दशमलव प्रणाली इंपॉर्टेंट है, ये शायद आपके समय की ही बातें, आप इतने बूढ़े तो नहीं हुए लेकिन फिर भी आप लोग याद रखेंगे। अच्छा, आपको पता होगा एक शब्द था चवन्नी, एक शब्द था अठन्नी। रुपया तो चलो आज भी आपको पता है, चवन्नी है, अठन्नी है, रुपया है। अठन्नी 8 अन्नी से बनी थी लेकिन बाद में इस करेंसी का नाम चेंज कर दिया और इसको 50 पैसे कर दिया। ये पैसे वाला जो कंसेप्ट है, ये चवन्नी 25 पैसे कहलाते थे, अठन्नी 50 पैसे कहलाते थे। और इसको तो आप लोग सब जानते ही हैं, ये तो 1 रुपया है, कभी से ये 1 रुपया। ये क्या है, ये मुद्रा की दशमलव प्रणाली है। इसकी शुरुआत भारत में कब हुई थी तो साल 1957 में, 1957 भारत के अंदर दशमलव प्रणाली की शुरुआत की गई थी। अभी कुछ बातें और याद रखेंगे, जैसे एक बात रखेंगे एनबीएफसी। एनबीएफसी की फुल फॉर्म यदि आपसे पूछे, नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी, नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी। ये क्या करती है, ये पैसे देती है लेकिन एक बैंक नहीं है, ये केवल पैसों को फाइनेंस करती है कि मैं आपको पैसे देता हूं आप मेरे को ब्याज दे देना, लेकिन इसका बैंक से कोई लेना देना नहीं है। इसी को बोलते हैं एनबीएफसी, नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी। एक फुल फॉर्म याद रखेंगे एनपीसीएल, एनपीसीआई, एनपीसीआई। एनपीसीआई से भी क्वेश्चन पूछा गया, नेशनल नेशनल पेमेंट पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। इससे भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया, इसकी भी फुल फॉर्म ही पूछी गई है, ये भी आप लोग याद रखें। आगे बढ़ते हैं। भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड यानी सेबी, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया को डैश में एक वैधानिक निकाय के रूप में स्थापित किया गया। वैसे इसकी स्थापना के बारे में यदि मैं आपको बताऊं, इसकी स्थापना हो चुकी थी 1988, लेकिन भारत में एक हर्षद मेहता कांड हुआ था जिसके कारण हमारी स्टॉक एक्सचेंज में या बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज या नेशनल स्टॉक एक्सचेंज बिल्कुल गिर गया था। इसी कारण अभी इसी
स्टॉक एक्सचेंज के अंदर आप लोग दो शब्द पढ़ते हैं, स्टॉक एक्सचेंज यानी शेयर बाजार। इस शेयर बाजार में आप लोग एक शब्द पढ़ते हैं बियर और एक शब्द पढ़ते हैं बुल। जब शेयर मार्केट ऊपर चढ़ती है तो क्या कहलाती है? बुल। जब नीचे गिरती है तो क्या कहलाती है? बियर। बुल और बियर ये दो शब्द एग्जाम के अंदर पूछे गए हैं। इनका संबंध किससे है? तो स्टॉक मार्केट से। अभी सेबी को वैधानिक निकाय कब घोषित किया गया? तो साल 1992। ठीक है। अब भारत के अंदर क्या है? भारत के अंदर बाजार है, बाजार है। और इस बाजार के अंदर क्या है? तो आप लोग बोले इस बाजार के अंदर करेंसी है यानी मुद्रा है। अब ये मुद्रा है, ये दो बाजार में काम करती है। मुद्रा बाजार दो पार्ट्स में काम करता है। एक तो आप लोग बोलते हैं कैपिटल मार्केट, कैपिटल मार्केट मनी। कैपिटल मार्केट मनी जो है ये किसके द्वारा कंट्रोल की जाती है? तो आप लोग बोलेंगे ये सेबी के द्वारा कंट्रोल की जाती है। एक जो हमारा नॉर्मल है, इस मार्केट को किसके द्वारा कंट्रोल किया जाता है? या डिमांड मार्केट है, इसको किसके द्वारा कंट्रोल किया जाता है? तो आप लोग बोलेंगे इसको आरबीआई के द्वारा कंट्रोल किया जाता है। ठीक है। अब आप लोग देखेंगे मैक्सिमम जो आपको स्टॉक एक्सचेंज है, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है, यानी शेयर बाजार, शेयर बाजार को कंट्रोल करना किसके हाथ में? तो आप लोग बोलेंगे सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया ये कार्य करती है, स्टॉक मार्केट को कंट्रोल करती है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तेंदुलकर समिति की नियुक्ति कब की गई थी? एक टॉपिक है, टॉपिक का नाम है पॉवर्टी यानी कि गरीबी। इस गरीबी से क्वेश्चन आए हैं। क्वेश्चन क्या क्या आए हैं एक बार हम लोग देख लेंगे। तेंदुलकर समिति से भी क्वेश्चन आया है, गरीबी से क्वेश्चन आया। भारत के अंदर पहली बार गरीबी का निर्धारण किस व्यक्ति ने किया था? पहली बार भारत के अंदर, पहली बार भारत में गरीबी का निर्धारण, भारत में गरीबी का निर्धारण किसके द्वारा किया गया? एक तो एग्जाम में सीधा क्वेश्चन ये था, तो उसका आंसर है दादा भाई नारोजी। दादा भाई नारोजी के द्वारा पहली बार भारत के अंदर गरीबी का मेजरमेंट यानी निर्धारण किया गया। अभी गरीबी को निर्धारण करने के लिए कौन कौन से इंडेक्स हैं, सूचकांक है? तो एक शब्द है एचडीआई, एचडीआई यानी ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। ये किसको मेजर करता है? ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। तो आप लोग बोलेंगे ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। ये किसे मेजर करता है? तो आप लोग बोलेंगे ये गरीबी को मेजर करता है। एक मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स, पॉवर्टी इंडेक्स ये भी क्या निर्धारित करता है? तो आप लोग बोलेंगे ये भी पॉवर्टी को निर्धारित करता है। एचडीआई और मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स, ये दोनों के दोनों इंडेक्स किसके द्वारा जारी किए जाते हैं? तो आप लोग याद रखेंगे ये दोनों के दोनों इंडेक्स एक संस्था है यूएनडीपी, यूएनडीपी यानी यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम क्या करता है? तो आप लोग बोलेंगे ये गरीबी को मेजर करता है यानी पॉवर्टी को मेजर करता है, लेकिन दो इंडेक्स के माध्यम से, एक ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स और दूसरा मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स, इन दोनों के माध्यम से गरीबी को मेजर करता है। अभी एक इंडेक्स और है जिसका नाम है सेन इंडेक्स। एग्जाम में पूछ लिया कि सेन इंडेक्स का संबंध किससे, तो इसका भी आंसर क्या है? गरीबी। भारत का एक अर्थशास्त्री है जिसका नाम है अमर्त्य सेन, अर्थशास्त्री जिसका नाम क्या है? अमर्त्य सेन, जिसको नोबेल पुरस्कार भी मिल चुका है। अर्थशास्त्री है अमर्त्य सेन। इस अमर्त्य सेन ने जब बेरोजगारी के लिए, पर्सनल बेरोजगारी के लिए कार्य किया, तो इसने एक इंडेक्स बनाया जिससे हम लोग पॉवर्टी मेजर करते हैं। ठीक है। अच्छा, एक शब्द है एनजीओ, एनजीओ, एनजीओ या फिर आप इसी को बोलते हैं सेल्फ हेल्प ग्रुप। सेल्फ हेल्प ग्रुप क्या करते हैं? ये गरीबी को कम करने के बारे में काम करते हैं, यानी बारे में सोचते हैं। तो इस एनजीओ के बारे में पहली बार विचार किसके मन में आया था, या सेल्फ हेल्प ग्रुप के लिए पहली बार विचार किसके मन में आया? तो आप लोग बोलेंगे मोहम्मद यूनुस, मोहम्मद यूनुस। ये बांग्लादेश के एक अर्थशास्त्री है, और इस मोहम्मद यूनुस और अमर्त्य सेन, इन दोनों ने मिलकर इस एनजीओ के लिए कार्य किया है, यानी एनजीओ की स्थापना की।
अब भारत के अंदर बहुत सारी समितियां बनी हैं, क्या हम समितियों को आगे पढ़ सकते हैं अगले क्वेश्चन में? हाँ, पढ़ सकते हैं। ठीक है, मैं इस समिति गरीबी के लिए कुछ समितियों के बारे में अगली शीट में लिखवा दूंगा। गरीबी टॉपिक से इतने ही क्वेश्चन है। तेंदुलकर समिति की नियुक्ति कब की गई थी? तो आप लोग बोलेंगे गरीबी का अनुमान करने के लिए, पॉवर्टी एस्टिमेशन। ये सचिन तेंदुलकर नहीं है, कभी आप लोग सचिन तेंदुलकर सोचे। देखो थोड़ा यहां पर लिख लेते हैं हम लोग गरीबी के बारे में। गरीबी के लिए बहुत सारी समितियां बनाई गई। जैसे सबसे पहली समिति बनी थी अलग समिति। अलग समिति, अलग समिति की स्थापना कब हुई थी? 1977। लेकिन इसने अपनी रिपोर्ट कब पेश की थी? 1989। 1989 में इसने अपनी रिपोर्ट पेश करी थी। ये गरीबी से संबंधित है। दूसरी समिति कौन सी है? तो आप लोग बोलेंगे लक्कड़वाला समिति। लक्कड़वाला समिति, लक्कड़वाला समिति का संबंध भी किससे है? गरीबी से है। कब स्थापना हुई थी? 1989। रिपोर्ट कब पेश की? 1993। 1993 के अंदर। अभी एक तेंदुलकर समिति के बारे में बात की आप लोगों ने, तेंदुलकर समिति, इसकी स्थापना कब हुई थी? तो आप लोग बोलेंगे 2005-6 में। 2005। इसने अपनी रिपोर्ट कब पेश की? 2009 में। इसका संबंध भी किससे है? गरीबी से है। इसके बाद एक समिति याद रखेंगे, रंगराजन समिति। रंगराजन समिति का संबंध भी किससे है? तो आप लोग बोलेंगे गरीबी से। इसकी स्थापना कब हुई थी? साल 2012 में। और इसने 2012 के अंदर अपनी रिपोर्ट पेश की थी गरीबी के लिए। ये पॉवर्टी के लिए कुछ इंपॉर्टेंट समितियां हैं जो एग्जाम के अंदर पूछी जाती है। ठीक है, अलग समिति, लकड़वाड़ा समिति, तेंदुलकर समिति और रंगराजन समिति, इन सब के साल याद रखेंगे। इनका सेम आंसर है, सभी का संबंध किससे है? गरीबी से है, यानी कि पॉवर्टी से है। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत में बेरोजगारी और गरीबी के अनुमान किस पर आधारित है? गरीबी के साथ एक शब्द जुड़ता है, पॉवर्टी एंड अनएम्प्लॉयमेंट। तो यहां पर एक टॉपिक के बारे में बात करेंगे जिसका नाम क्या है? अनएम्प्लॉयमेंट, यानी बेरोजगारी। बेरोजगारी के कारण ही तो गरीबी है। यदि रोजगार मिल जाएगा तो गरीबी कहां से आएगी? यहीं से हम लोग ये बात समझेंगे। भारत में बेरोजगारी और गरीबी के अनुमान किस पर आधारित है? तो एक संस्था है एनएसएसओ। एनएसएसओ, इसके बारे में हम लोग बात कर चुके हैं। एनएसएसओ हाउस होल्ड कंजप्शन एक्सपेंडिचर सर्वे, इसके द्वारा बेरोजगारी का अनुमान लगाया जाता है। बेरोजगारी बहुत प्रकार की, जैसे एक बेरोजगारी है जिसको आप लोग डिस्टिंगिस्ड अनएम्प्लॉयमेंट बोलते हैं, या परछनन बेरोजगारी बोलते हैं। परछनन बेरोजगारी या छिपी हुई बेरोजगारी बोलते हैं। ये परछनन बेरोजगारी क्या होती है? परछनन बेरोजगारी के बारे में आप लोग याद रखेंगे, जब एक काम करने के स्थान पर, एक काम करने के स्थान पर, करने के स्थान पर 10 व्यक्तियों की आवश्यकता है। 10 व्यक्ति चाहिए, लेकिन वहां पर काम कर रहे हैं 100 व्यक्ति। तो वो किस बेरोजगारी का उदाहरण? तो आप लोग बोलेंगे ये परछनन बेरोजगारी का उदाहरण। एक बेरोजगारी मौसमी बेरोजगारी, यानी सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट, मौसमी बेरोजगारी। इस मौसमी बेरोजगारी में कौन आते हैं? तो आप लोग, हम लोग, इसका एग्जाम्पल है किसान। किसान किस बेरोजगारी के अंदर आते हैं? तो आप लोग बोलेंगे किसान मौसमी बेरोजगारी के अंदर आते हैं। ये दूसरी बेरोजगारी है। पहली बेरोजगारी क्या है? डिस्टिंग्विश्ड यानी पर्सनल बेरोजगारी। दूसरी है मौसमी बेरोजगारी, यानी अब गेहूं की फसल उगाई है, फिर उस फसल में से धन मिलेगा, फिर दोबारा से थोड़े महीने ऐसे ही जमीन रहेगी, फिर दोबारा उगाएंगे। इस तरीके की बेरोजगारी क्या कहलाती है? सीजनल बेरोजगारी। ठीक है, एक आती है फ्रिक्शनल बेरोजगारी। आगे बढ़ते हैं हम लोग, अगले क्वेश्चन में देख लेंगे। यहां पर बता देता हूं मैं, एक है फ्रिक्शनल यानी संघर्षात्मक, संघर्षात्मक, संघर्षात्मक बेरोजगारी। संघर्षात्मक बेरोजगारी के बारे में याद रखेंगे, फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट। जब एक व्यक्ति एक व्यक्ति है, वो फैक्ट्री में काम कर रहा है, इसमें काम कर रहा है, अब उसको यहां से निकाल दिया, यहां से निकाल दिया तो वो कोई दूसरी नौकरी ढूंढेगा। अब इस नौकरी को ढूंढने में उसे महीने लग गए 2 से 3। तो 2 से 3 तक महीने तक वो क्या करेगा? संघर्ष करेगा। इसीलिए इसका नाम क्या है? संघर्षात्मक बेरोजगारी। एक है, इसको फ्रिक्शनल बोलते हैं, फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट। एक है साइक्लिक यानी चक्रीय बेरोजगारी। चक्रीय बेरोजगारी क्या होती है? चक्रीय बेरोजगारी होती है, अब हमारी अर्थव्यवस्था है,
अर्थव्यवस्था क्या करती है, कई बार ऊपर उठती है तो बहुत सारे व्यक्तियों को नौकरी मिलती है, कई बार नीचे गिरती है तो बहुत सारे आदमियों की नौकरी चली जाती है। तो ये कैसी बेरोजगारी का उदाहरण है, तो आप लोग बोलेंगे साइक्लिक बेरोजगारी, यानी संरचनात्मक बेरोजगारी का कारण। अभी क्वेश्चन देख लेते हैं। बेरोजगारी जो उन सभी सक्षम और काम करने के इच्छुक लोगों के लिए पर्याप्त नौकरियां बनाने के लिए उत्पादक क्षमता की अपर्याप्तता से जुड़ी है को संदर्भित करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा गया है उन सभी सक्षम और काम करने के इच्छुक लोगों के लिए, काम करने के इच्छुक है, पर्याप्त नौकरियां बनाने के लिए उत्पादक क्षमता की अपर्याप्त से जुड़ी है, तो उसी को क्या बोलते हैं, तो आप लोग संरचनात्मक बेरोजगारी बोलते हैं। ठीक है, इसका एग्जाम में कई बार क्वेश्चन आपको साइक्लिक अनएम्प्लॉयमेंट भी दिख जाएगा, लेकिन इसका आंसर क्या होगा, स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट। समझते हैं कैसे ये संरचनात्मक बेरोजगारी क्या होती है। संरचनात्मक बेरोजगारी, इसके बारे में बातें कर लेते हैं भाई। संरचनात्मक बेरोजगारी वो होती है जो संसाधनों की कमी के कारण, संसाधनों की कमी के कारण भारत में जो व्यक्ति अनएम्प्लॉयमेंट के शिकार है, कमी के कारण जो रोजगार ना मिलने के शिकार हैं, वो कैसी बेरोजगारी है, तो संरचनात्मक बेरोजगारी। ठीक है, एक अल्प बेरोजगारी, अंडर अनएम्प्लॉयमेंट, अल्प बेरोजगारी, ये भी याद रखेंगे। अल्प बेरोजगारी क्या होती है, अल्प बेरोजगारी वो बेरोजगारी है जब एक आदमी को 10 घंटे के लिए काम मिलना चाहिए लेकिन उसे मिल रहा है 5 घंटे के लिए। अब 5 घंटे के लिए मिल रहा है तो उसे पैसे भी तो कम मिल रहे हैं ना, यानी उसको मिलने चाहिए 10 घंटे के लेकिन उसे मिल रहे 5 घंटे के। ये कैसी बेरोजगारी का उदाहरण है, तो आप लोग बोलेंगे अल्प बेरोजगारी का। एक बेरोजगारी खुली बेरोजगारी, ओपन अनएम्प्लॉयमेंट, खुली बेरोजगारी। ये कैसी बेरोजगारी है, जिसमें आदमी तो बहुत ज्यादा हमारे पास लेकिन काम करने के लिए संसाधन कम है, और साथ ही साथ आदमी काम तो करना चाहते हैं लेकिन उनके पास काम नहीं है, वो कैसी बेरोजगारी है, वो ओपन अनएम्प्लॉयमेंट है, यानी कि खुली बेरोजगारी। ये है बेरोजगारी के कुछ महत्वपूर्ण उदाहरण। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा नियर मनी संपत्ति का एक उदाहरण है। अभी पहले हम लोग बात कर लेते हैं। एक तो शब्द आप लोग देखेंगे सॉफ्ट करेंसी, सॉफ्ट करेंसी, एक देखेंगे हार्ड करेंसी। इनके बीच का डिफरेंस याद रखेंगे। जो बाजार में आसानी से उपलब्ध है, जो बाजार में आसानी से उपलब्ध है वो क्या है, वो सॉफ्ट करेंसी है। आसानी से उपलब्ध का एक उदाहरण आपको दूं तो आप लोग रशियाई करेंसी देखेंगे, रूबल। रशिया का यूक्रेन के साथ लड़ाई चल रही है, इसी कारण वहां की करेंसी कोई लेना नहीं चाहता, लेकिन हम लोग उस करेंसी का फायदा उठा रहे हैं, तो हमारे लिए वो करेंसी कैसी है, तो एक सॉफ्ट करेंसी है। हार्ड करेंसी कौन सी है, जो बाजार में आसानी से उपलब्ध न हो, यानी जिससे हमें तुलना करनी पड़े। उपलब्ध न हो का एग्जाम्पल क्या है, तो आप लोग बोलेंगे डॉलर। डॉलर कैसा उदाहरण है, तो आप लोग बोलेंगे डॉलर हार्ड करेंसी का उदाहरण है। तो बात तो ये क्लियर होगी। इसके बाद पूछा गया है नियर मनी। अभी एक शब्द है मनी, मनी करेंसी। अब ये जो मनी है, ये मनी कितने प्रकार का है, तो आप लोग बोलेंगे सबसे पहले आप लोग याद रखेंगे नियर मनी। एक है नियर मनी, दूसरा है स्टैंडर्ड मनी, स्टैंडर्ड मनी, तीसरा है टोकन मनी। तीसरा क्या है, टोकन मनी। चौथा क्या है, पोल मनी, पोल मनी। ये मनी के कुछ उदाहरण है, नियर मनी, स्टैंडर्ड मनी, टोकन मनी और पोल मनी। इनमें डिफरेंस क्या क्या है। नियर मनी क्या है, जिसको हम आसानी से तरलता में बदल सके, जिसको हम आसानी से तरलता में बदल सके, वो क्या है, तो वो नियर मनी का उदाहरण है। एग्जाम्पल, एग्जाम्पल है सोना। अगर आपके पास सोना है, जैसे कोई भी व्यक्ति है उसके पास पैसा होने के बाद वो क्या खरीदता है, सोना, जिसको बेचना बहुत आसान है और बहुत जल्दी बेच सकता है, यानी बहुत कम समय में वो एक्चुअल पैसा ले सकता है, उसको क्या बोलते हैं, नियर मनी। ठीक है, और ऐसे ही ट्रेजरी बिल और डिबेंचर, ये भी किसका एग्जाम्पल है, तो आप लोग बोलेंगे ये भी नियर मनी का एग्जाम्पल है। तो बोथ एक एंड दो, एक और दो, दोनों के दोनों नियर मनी का उदाहरण है। आगे बात करें स्टैंडर्ड मनी क्या होता है। स्टैंडर्ड मनी वो होता है जिसमें रियल वैल्यू और फेस वैल्यू दोनों बराबर हो,
रियल वैल्यू इज इक्वल टू फेस वैल्यू। फेस वैल्यू रियल वैल्यू के बराबर होती है। वो कैसा मनी है? वो स्टैंडर्ड मनी है। एग्जाम्पल के तौर पर 10 रुपए का सिक्का, 10 रुपए का जो सिक्का है वो गोल्ड सिक्का है, उसके अंदर छोटे सी जगह पे रखा है 10 रुपए। ये तो क्या है इसकी? ये फेस वैल्यू, और इसकी रियल वैल्यू में चांदी है यानी सिल्वर है, तो इसकी रियल वैल्यू भी उतनी है। तो दोनों सेम हो तो वो क्या कहलाती है? स्टैंडर्ड मनी। अब टोकन मनी की बात करते हैं। टोकन मनी का एग्जाम्पल है नोट। सबसे पहले तो आप इसको फॉर्मूले में लिखेंगे, जिसकी रियल मनी जीरो होती है, रियल मनी इज इक्वल टू जीरो, जिसकी फेस वैल्यू आई होती है, तो जैसी होती है वैसी दिखती है। जैसे एग्जाम्पल 200 रुपए का नोट, 200 रुपए के नोट पर जहां पर 200 लिख रहा है वो क्या है? वो इसकी फेस वैल्यू है, लेकिन एक्चुअल में है तो वो एक कागज का टुकड़ा, तो उसकी रियल वैल्यू कितनी है? तो रियल वैल्यू जीरो। क्या मेरी बात आप लोग समझ पाए? एक बार दोबारा समझाने का प्रयत्न करता हूं। रियल वैल्यू और फेस वैल्यू। अभी एक 200 रुपए का नोट है, उस 200 रुपए के नोट पर एक कोने में 200 रुपए लिखा हुआ है, इसीलिए वो 200 रुपए का नोट है। लेकिन एक्चुअल में एकदम से अभी डिमोनेटाइजेशन हो गया था, विमुद्रीकरण हो गया था, और बोला गया 2000 रुपए के नोट बंद हो गए। तो क्या वो नोट जो कागज का टुकड़ा है वो आज भी 2000 रुपए का? तो नहीं। हम लोग सिक्कों को बेच सकते हैं, लेकिन इसको हम लोग नहीं बेच सकते। तो इसी कारण जिसकी फेस वैल्यू पर उस नोट की कीमत डिसाइड हो और रियल वैल्यू जीरो, वो क्या कहलाएगी? टोकन मनी या टोकन करेंसी। ठीक है, आगे बात करेंगे कॉल मनी। कॉल मनी क्या होता है? जब एक बैंक दूसरे बैंक को शॉर्ट टर्म के लिए मनी दे, दूसरे बैंक को शॉर्ट टर्म के लिए मनी दे, वो क्या कहलाता है? तो उसी को आप लोग कॉल मनी बोलते हैं। एक बैंक के पास पैसों की कमी होगी, वो थोड़े समय के लिए दूसरे बैंक से उधार ले लेता है, उसको क्या बोलते हैं? तो कॉल मनी। ये सारे के सारे एग्जांपल है, आशा करूंगा आप लोग समझ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत में पहली बार नोटबंदी कब हुई थी? नोटबंदी भारत में पहली बार कब हुई थी? नोटबंदी के साल पूछे गए हैं। भारत में नोटबंदी कितनी बार हुई? भारत में नोटबंदी आप सभी के सामने की घटना है। एक बार तो, 2 बार आप सभी के सामने घटना है। सबसे पहली बार भारत के अंदर नोटबंदी हुई थी 1948, 1948। ठीक है, 1948 में भारत के अंदर क्या हुई थी? नोटबंदी। इसके बाद नोटबंदी कब हुई? तो दूसरी नोटबंदी आपको देखने को मिलेगी 1978। ठीक है, इसके बाद तीसरी नोटबंदी कब हुई? तो आप लोग बोलेंगे 2011, 2011। इसके बाद चौथी नोटबंदी कब हुई थी? तो आप लोग बोलेंगे चौथी नोटबंदी हुई थी 2016 में। ठीक है, अभी जो 2011 की नोटबंदी हुई, 2016 की, 2016 में जो नोटबंदी हुई थी, इसके बाद एक बात और याद रखेंगे, साल 2022 में एक नोट को बंद कर दिया गया था। ये भी बात इंपॉर्टेंट है। 2016 में जो नोटबंदी हुई थी, इसके अंदर 500 और 1000 रुपए के नोट बंद किए गए थे, और इनकी जगह 500 के नए नोट और 1000 की जगह 2000 के नोट इंट्रोड्यूस किए गए थे। जब ये 2000 के नोट इंट्रोड्यूस किए थे, ये 2020 के अंदर ये 2000 के नोट बंद कर दिए गए। ये विमुद्रीकरण, नोटबंदी से संबंधित बातें हैं, ये आप लोग याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। 1948, 1978, 2011 और 2016 में भारत के अंदर नोटबंदी हो चुकी है। ठीक है, इंपॉर्टेंट बात है। अगले क्वेश्चन पढ़ते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? नरेगा या मनरेगा योजना भारत में कब शुरू की गई? अभी नरेगा से याद रखेंगे। नरेगा की सबसे पहले पूछा जाता है फुल फॉर्म। फुल फॉर्म क्या है? नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एजेंसी। नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एजेंसी किसकी फुल फॉर्म है? नरेगा की। इसकी स्थापना कब हुई थी? तो आप बोलेंगे 2 फरवरी 2006 को। 2 फरवरी 2006 को नरेगा की स्थापना हुई थी, लेकिन एक साल आया 2 फरवरी 2009, 2 फेब 2009, इस नरेगा का नाम चेंज कर दिया और क्या कर दिया? एमजी नरेगा। अभी एमजी नरेगा के बारे में आप लोग क्या बात करेंगे? तो ये नरेगा की फुल फॉर्म तो वही है, लेकिन इस एमजी का अर्थ है महात्मा गांधी। महात्मा गांधी के नाम पर भारत के अंदर एम्प्लॉयमेंट यानी कि
काम देना स्टार्ट किया गया, रोजगार देना शुरू किया गया। कब से? 2 फरवरी 2009 से। ये क्या करता है? ये भाई कोई भी व्यक्ति है जिसने 12th कर ली, ग्रेजुएशन कर ली, उसको एक फॉर्म भरना पड़ता है कि मेरे को रोजगार चाहिए। तो ये जो मनरेगा संस्था है ये 100 दिन का कार्य उपलब्ध कराती है, 100 दिन का कार्य उपलब्ध कराती है। लेकिन एग्जाम में पूछा गया जो मनरेगा संस्था है वो सूखा प्रभावित क्षेत्र में कितने दिन का रोजगार दिलाती है? तो आप लोग याद रखेंगे 150 दिन का। सूखा प्रभावित क्षेत्र के अंदर 150 दिन का रोजगार कौन दिलाती है? तो आप लोग बोलेंगे मनरेगा। फिर एक क्वेश्चन पूछा गया कि इस मनरेगा के द्वारा बेरोजगारी भत्ता शुरू किया गया है, कितने दिन तक काम ना मिलने पर उसे बेरोजगारी भत्ता दिया जाता है? तो उसका आंसर है 15 दिन। 15 दिन यदि किसी को काम नहीं मिला, 15 दिन के बाद उस व्यक्ति का बेरोजगारी भत्ता शुरू हो जाता है। बेरोजगारी भत्ता। एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा गया। क्वेश्चन क्या पूछा? क्वेश्चन पूछा कि जो महिलाएं हैं, इन महिलाओं का पार्टिसिपेशन कितना है मनरेगा के अंदर? तो उसका आंसर 1/3। 1/3 जो रोजगार है वो किन को दिए जाएंगे? महिलाओं को। क्यों? क्योंकि 33% का आरक्षण शुरू हो रखा है महिलाओं के लिए, तो 33% रोजगार उन्हें देने के लिए 1/3 आंसर एग्जाम में था। लेकिन आप लोग याद रखेंगे 1/3 कार्य महिलाओं को, महिलाओं के लिए आरक्षित है इतनी सीटें रोजगार भत्ता में। आगे बढ़ते, निम्नलिखित में से कौन सा वक्र बेरोजगारी और मुद्रास्फीति दर के बीच व्युत्क्रम संबंध को दर्शाता है? मुद्रास्फीति दर और बेरोजगारी दर बहुत इंपॉर्टेंट है, एक बार जल्दी से आप लोग आंसर देंगे। कौन सा वक्र बेरोजगारी और मुद्रास्फीति दर के बीच व्युत्क्रम संबंध को दर्शाता है? बहुत इंपॉर्टेंट है। एक वक्र है जिसको आप लोग फिलिप वक्र, वक्र को मैं अगली क्लास में बता दूं आपको वक्र क्या होते हैं, कर्व क्या होते हैं। कि भाई इस तरीके से कर्व बनाए जाते हैं। एक लो रेंज कर्व का उदाहरण है, एक डिमांडेड सप्लाई का है, इसको एक्स मान लेते हैं, इसको वाई मान लेते हैं, यहाँ पर हम लोग प्राइस बोल देते हैं, यहाँ पर डिमांड बोल देते हैं। इस तरीके से हम लोग वक्र है, मैं आपको अगली क्लास में समझा दूंगा क्या क्या होते हैं वक्र। बी के लिए पूछा गया है बेरोजगारी और मुद्रास्फीति को कौन सा वक्र दर्शाता, तो उसका आंसर है फिलिप वक्र। एक शब्द पढ़ते हैं हम लोग, वर्किंग एज पॉपुलेशन। वर्किंग एज पॉपुलेशन, वर्किंग एज पॉपुलेशन। एक तो वर्किंग एज पॉपुलेशन है भारत के अंदर, इंडिया में। एक तो वर्किंग एज पॉपुलेशन कहां भाई? इंडिया में, यानी कि भारत के अंदर है। जो भारत के अंदर वर्किंग एज पॉपुलेशन है वो कहां से शुरू होती है? देखो, आदमी 0 साल का स्टार्ट हुआ, इसके बाद 15 साल तक आता है। तो 15 साल तक वो क्या रहता है? आश्रित रहता है। आश्रित यानी कि डिपेंडेंट है, कोई व्यक्ति उसके लिए कुछ करेगा। लेकिन 15 से लेकर 59 वर्ष तक, 59 साल तक भारत के अंदर क्या है? वो वर्किंग एज पॉपुलेशन है, 15 से 59 तक। और 59 के बाद वो दोबारा से क्या है? डिपेंडेंट है, यानी कि आश्रित है। लेकिन इस बात को वर्ल्ड बैंक नहीं मानता। वर्ल्ड बैंक क्या मानता है? वर्ल्ड बैंक, वर्ल्ड बैंक के अनुसार जो वर्किंग एज पॉपुलेशन है वो कहां तक है? तो आप लोग बोलेंगे 0 से लेकर 15 तक तो वर्ल्ड बैंक में डिपेंडेंट मान रखा है, यानी आश्रित। लेकिन 15 से लेकर 74 साल तक की जो पॉपुलेशन है वो वर्किंग एज पॉपुलेशन है। और 74 के बाद दोबारा से क्या शुरू हो जाती है? तो आप लोग बोलेंगे डिपेंडेंट पॉपुलेशन। ये वर्ल्ड बैंक के अनुसार माना गया है। वर्किंग एज पॉपुलेशन ज्यादा है तो ऑटोमेटिक से भारत के अंदर बेरोजगारी ज्यादा होगी, काम नहीं होगा तो बेरोजगारी होगी। और फिर उन्हीं बेरोजगारी को हम लोग अलग अलग डिवाइड करते हैं और इसको हम लोग फिलिप वक्र से दर्शाते हैं। अगले क्वेश्चन पाते हैं। किस भारतीय राज्य में कुपोषण से पीड़ित, मेल न्यूट्रिशन, कुपोषण से पीड़ित बच्चों का प्रतिशत सबसे अधिक? 2 शब्द है। सर मेरा कमेंट आपको विजिबल है? बिल्कुल विजिबल है, लेकिन कोशिश करेंगे हम लोग पढ़ें, आपके कमेंट्स की तरफ ध्यान न दें। पूरी फॉर द इनकन्वीनियंस।
तुम लोग बात करते हैं भाई बच्चों का प्रतिशत सबसे अधिक है, यहां से दो बातें निकल के आती है। सबसे ज्यादा पॉपुलेशन कुपोषण पीड़ित बच्चों की कहां पर है, तो उसका आंसर होगा बिहार। लेकिन प्रतिशत पूछे तो आप लोग, सॉरी, ज्यादा पॉपुलेशन पूछे तो झारखंड और परसेंट पूछे तो बिहार। प्रतिशत के मामले में हम लोग बिहार को पढ़ते हैं, लेकिन यहां पर झारखंड आप लोग आंसर याद रखेंगे, सबसे ज्यादा प्रतिशत बिहार का है। ठीक है, अभी थोड़ी सी बातें हम लोग कुपोषण के बारे में कर लेते हैं। कुपोषण क्या होता है? मेल न्यूट्रिशन। जो 3 वर्ष के बच्चे हैं, 3 वर्ष के जितने भी बच्चे हैं, उस 3 वर्ष के बच्चों में किसी बच्चे का लंबाई कम है, लंबा कम है या वजन कम है, तो उसको क्या बोला जाता है? उसको बोला जाता है कुपोषित, यानी कुपोषण। कुपोषण। अभी जब हम लोग लंबा और वजन, सॉरी एक बात और याद रखो भाई, जो सबसे ज्यादा जनसंख्या है वो कहां पे है? बिहार के अंदर, लेकिन प्रतिशत के मामले में झारखंड है। ये बात मैं आपको बताना चाह रहा था कुपोषण के अंदर। ठीक है, एक शब्द है साक्षरता दर। साक्षरता क्या होती है? साक्षरता किसको डिनोट करते हैं हम लोग? तो 7 वर्ष का कोई बच्चा है, 7 वर्ष का बच्चा यदि एक भाषा को समझने में और लिखने में सक्षम है, समझने और लिखने में सक्षम है, तो वो कैसा है? तो वो साक्षर है। लिखने में सक्षम है तो वो क्या है? साक्षर है। ऐसा साक्षरता के बारे में। एक फर्टिलिटी रेट भारत के अंदर, फर्टाइल एज कितनी है तो वो बोला गया 15 से लेकर है और 49 ईयर्स तक भारत के अंदर प्रजनन काल है महिलाओं का। भारत के अंदर प्रजनन काल। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से एक सही बाजार संरचना की एक विशेषता है। बाजार यानी कि मार्केट, बात कर लेते हैं। बाजार, मार्केट कितने प्रकार की है? बहुत प्रकार की है। सबसे पहले याद रखेंगे एकाधिकार, एकाधिकार बाजार यानी मोनोपोली मार्केट, मोनोपोली मार्केट। इसके बाद एक बाजार आप लोग याद रखेंगे परफेक्ट कंपटीशन, परफेक्ट कंपटीशन मार्केट, कंपटीशन मार्केट यानी पूर्ण प्रतियोगी बाजार, पूर्ण प्रतियोगी बाजार, परफेक्ट कंपटीशन मार्केट। एकाधिकार मार्केट, एकाधिकार मार्केट क्या भाई? एकाधिकार मार्केट प्राइस मार्केट है, यानी इसके अंदर प्राइस पर बात होती है। ठीक है, एक व्यक्ति के पास पूरा का पूरा प्राइस, जैसे मैं आपको एग्जांपल के रूप तौर में बताऊं, एक आदमी है, उसने किसी चीज की दुकान खोल ली, फिर उसके पास किसी और ने खोल ली, फिर किसी और ने, फिर किसी और ने, ये पूरी इंडस्ट्री होगी। ये इंडस्ट्री क्या करेगी? ये इंडस्ट्री प्राइस को रेगुलेट करेगी, वही क्या है? मोनोपोली मार्केट। ठीक है, इसके बाद आप लोग परफेक्ट कंपटीशन मार्केट, इसके बारे में याद रखेंगे। इसके अंदर होमोजीनियस प्रोडक्ट होते हैं, होमोजीनियस प्रोडक्ट, यानी आप लोग देख सकते हैं परचून की दुकान, परचून की दुकान में क्या होता है भाई? परफेक्ट कंपटीशन होता है। वो व्यक्ति क्या बेच पा रहा है, वो व्यक्ति कितना बेच पा रहा है, उसको पूर्ण प्रतियोगी बाजार बोलते हैं। ठीक है, अभी आप लोग पूछेगा निम्न से सही बाजार संरचना की एक विशेषता है एब्सेंस ऑफ सेलिंग कॉस्ट। यदि सही बाजार है तो उसके अंदर सेलिंग कॉस्ट का क्या होगा? अभाव होगा, बिक्री लागत का अभाव। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। बाजार का कौन सा रूप है जो प्रतिस्पर्धा की कमी है? मोनोपोली, ओलिगोपोली, मार्केटाइजेशन या परफेक्ट कंपटीशन? अभी एक मार्केट आपको देखने को मिली ओलिगोपोली, ओलिगोपोली। ये मार्केट क्या भाई? ये मार्केट क्या होती है? जैसे एक कार वाली मार्केट है, कार वाली मार्केट कौन सी है भाई? ओला और उबर चल रही है, ओला और उबर। इनमें कंपटीशन नहीं होता भाई। ये क्या करते हैं? ये समझौते से कार्य करते हैं, समझौता करके ये सारे के सारे व्यापार करते हैं। समझौता कैसे करते हैं? देखो, जैसे ओला है, ओला से किसी व्यक्ति को कहीं पर ट्रेवल करना है, तो ये ले रही 60 रुपए, वो ये ले रही 40 रुपए, तो इससे क्या होगा? इससे कंपटीशन क्रिएट होगा, और इस कंपटीशन को खत्म करने के लिए इस मार्केट को नाम दे दिया ओलिगोपोली। ये व्यक्ति एक प्राइस पर आकर रुक जाए कि भाई आप भी इतने पैसे लोगे, मैं भी इतने पैसे लूंगा, इसी को क्या बोलते हैं? ओलिगोपोली मार्केट। इसके बाद एक और मार्केट है
चौथी एकाधिकारात्मक, एकाधिकारात्मक, ये भी क्या है, बाजार। एक मार्केट है मोनोप्सी मार्केट, मोनोप्सी, इसमें क्या होता है, वन बायर मैनी सेलर, बेचने वाले घने हो और खरीदने वाला एक हो। ये क्या है, बेचने वाले ज्यादा हो, मैनी सेलर, और वन बायर हो। ये कैसे उदाहरण, तो आप लोग बोलेंगे ये सारे के सारे ऐसे उदाहरण है। एक प्रतिस्पर्धा की कमी है, कहां पे भाई, तो आप लोग बोलेंगे प्रतिस्पर्धा की कमी आपको एकाधिकारात्मक, अल्पाधिकार, या फिर बिल्कुल सही प्रतियोगी, या बाजारीकरण, इनमें से कहां देखने को मिलेगी। बहुत प्यारा क्वेश्चन है और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी, एक बार जल्दी से आंसर बताएं। तो इसका आंसर आप लोग क्या देंगे, आप लोग बोलेंगे मोनोपोली मार्केट, यानी कि एकाधिकार बाजार के अंदर प्रतिस्पर्धा की कमी होती है। आगे बढ़ते हैं। भारत में पहली औद्योगिक नीति की घोषणा देश में की गई थी। इंडस्ट्रियल पॉलिसी, बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत में औद्योगिक नीति की घोषणा कब हुई थी, इंडस्ट्रियल पॉलिसी, औद्योगिक नीति, औद्योगिक नीति। पहली बार औद्योगिक नीति की घोषणा कब हुई थी, तो आप लोग बोलेंगे 1948 में, साल 1948 में पहली औद्योगिक नीति आई थी। लेकिन क्या एक ही औद्योगिक नीति आई है, ये तो 1948 में हमको पता चल गया। एक दूसरी आई थी जवाहरलाल नेहरू के समय 1954 में, एक तीसरी आई थी इंदिरा गांधी के समय 1969 में, एक चौथी आई थी इंदिरा गांधी के समय 1977 के अंदर, एक पांचवी आई थी, ये भी इंदिरा गांधी के समय आई थी, तीसरी आई थी 1973 में 1973, और जो पांचवी आई थी 1977 में, छठी आई थी 1980 में, सातवीं औद्योगिक नीति आई थी 1986 राजीव गांधी के समय, और आठवीं औद्योगिक नीति आई थी 1991 में, एलपीजी लागू हुआ था, एलपीजी रिफॉर्म्स। ये सारे के सारे क्या, ये सारे के सारे औद्योगिक नीति। अभी एक सेक्टर पढ़ते हो आप लोग जिसका नाम क्या है, उद्योग। ये सारे के सारे याद रखेंगे, 1948, 54, 69, 73, 77, 80, 88, 91। अभी उद्योग को आप लोग दो भागों में बांटते हैं। उद्योग एक तो छोटा उद्योग है और एक बड़ा उद्योग है। इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं एमएसएमई सेक्टर। और ये बड़ा उद्योग है जिसके अंदर आप लोग महारत्न, नवरत्न और मिनी रत्न पढ़ेंगे। इस तरीके से आप लोग उद्योग को डिवाइड करेंगे, डिवीजन करेंगे। ठीक, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन भारत के पहले उद्योग और आपूर्ति मंत्री थे। चक्रवर्ती राजगोपालाचारी, अबुल कलाम आजाद, जगजीवन राम, या श्यामा प्रसाद मुखर्जी। जब पहली औद्योगिक नीति भारत के अंदर आई थी तो उस समय भारत के उद्योग मंत्री थे श्यामा प्रसाद मुखर्जी। ठीक है, अभी श्यामा प्रसाद मुखर्जी की क्या बात याद रखेंगे, ये जवाहरलाल नेहरू की, जवाहरलाल नेहरू की मंत्री परिषद से, नेहरू की मंत्री परिषद से, मंत्री परिषद से इस्तीफा, इस्तीफा देने वाले प्रथम व्यक्ति, प्रथम व्यक्ति कौन है, श्यामा प्रसाद मुखर्जी। क्या थे ये, भारत के इंडस्ट्री यानी उद्योग मंत्री। अभी प्रथम औद्योगिक नीति आई, प्रथम औद्योगिक नीति कब आई, तो आप लोग बोलेंगे प्रथम औद्योगिक नीति 1948 में आई थी, 1948 तो 48। जब ये औद्योगिक नीति आई तो उद्योगों को कितने भागों में बांटा गया था, तो आप लोग बोलेंगे उद्योग डिवाइडेड इनटू 4 पार्ट्स। प्रथम श्रेणी में, दूसरी श्रेणी में, तीसरी श्रेणी में और चौथी श्रेणी में। ठीक है, फोर्थ श्रेणी में। शेष सारे के सारे कहां रह गए थे, फोर्थ। इसके बाद दूसरी द्वितीय औद्योगिक नीति आई, इसके अंदर इन अनुसूचियों की संख्या कितनी कर दी, तो इनकी संख्या कर दी 3। शेड्यूल 1, शेड्यूल 1 की कुछ इंडस्ट्री थी
शेड्यूल 2, इसके बाद शेड्यूल 3। इसके अंदर 7 उद्योग छोड़ दिए, इसके अंदर 12 उद्योग, और इसके अंदर सारे के सारे शेष उद्योग। शेष उद्योग सारे के सारे द्वितीय उद्योग नीति। इससे इंपॉर्टेंट बात याद रखेंगे, परमिट राज, परमिट राज, कोटा, लाइसेंस। अगर भारत के अंदर कोई व्यापार करना है तो उसके लिए लाइसेंस अनिवार्य है। ये किस नीति का हिस्सा, तो आप लोग बोलेंगे सेकंड इंडस्ट्रियल पॉलिसी का हिस्सा है। परमिट राज, कोटा और लाइसेंस। पहली बार ज्वाइंट सेक्टर, ज्वाइंट सेक्टर की शुरुआत, ज्वाइंट सेक्टर की शुरुआत हमें कब पता चली, तो दूसरी औद्योगिक नीति में। ज्वाइंट सेक्टर मतलब पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, पब्लिक प्लस प्राइवेट। ये हमें कब देखने को मिला, तो सेकंड इंडस्ट्रियल पॉलिसी में। तो ये थे भाई आज के अपने क्वेश्चंस। आशा करूंगा आपको समझ में आए होंगे। यदि किसी बच्चे का किसी प्रकार का कोई भी डाउट है तो एक बार जल्दी से मेरे से पूछ लें, के बाद हम लोग क्लास को समाप्त करें। गलत कर दिया, इसको ठीक कर लेना भाई। ये दूसरी उद्योग नीति कब आई थी, 1950। यहाँ से और क्या था, रुक रुक, हेलो, क्या कर रहे हो? अभी ठीक करना, कुछ चक्कर ये बेरोजगारी लगाना था। तो क्या है चक्कर ये, चल ठीक है। ठीक है भाई, ये थे आज के हमारे क्वेश्चंस। आशा करूंगा आपको समझ में आए होंगे। आज के लिए इतना ही, और बातें नेक्स्ट क्लास में करेंगे। धन्यवाद, थैंक यू, टाटा, बाय बाय।